आज के इस वीडियो में हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट 4। तो इससे पहले हम यूनिट 1, 2 और 3 कर चुके हैं और ये आपका लास्ट यूनिट है यूनिट 4, जिसको हम बिल्कुल तरीके से जो भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में अच्छे से सारा टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पॉइंट्स भी बताऊंगी और एक्सप्लेन कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके बीएड एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो फटाफट से तैयारी शुरू कर दो। और सबसे अच्छा तरीका होता है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझ लो। तो शुरू करते हैं यूनिट 4 को। और जो यूनिट 4 का नाम है आपका वो है डेप्रीवेशन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, मेजर्स फॉर देयर एडजस्टमेंट एंड एजुकेशन। तो ये आपके यूनिट का नाम है और शुरू करते हैं यूनिट को। तो पहला जो टॉपिक है आपके यूनिट में वो यहाँ पर दिया गया है चाइल्डहुड इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अगर इसकी हिंदी में आपको बताऊँ तो निर्धनता के संदर्भ में बालक या फिर जो चाइल्डहुड है बचपन, बेसिकली बात यहाँ पर बच्चों की ही होगी। तो चाहे वो बच्चा कह लो आप या फिर बचपन, दोनों ही चीज़ से आप रिलेट यहाँ पर कर सकते हो। तो क्या होता है भाई निर्धनता, पॉवर्टी क्या होती है? निर्धनता ये ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति है। देखिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सामाजिक और आर्थिक सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होती निर्धनता, सामाजिक स्तर पर भी जो निर्धनता होती है, भेदभाव होता है, ऊंची जात नीची जात, सामाजिक जो पायदान है वहाँ पर लोगों को ऊपर नीचे रखा गया है, इसको भी माइंड में रखना है। तो जो ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति जिसमें समाज का एक भाग जीवन, स्वास्थ्य और दक्षता के लिए न्यूनतम उपभोग और आवश्यकताओं जुटा पाने में असमर्थ हो, तो आप कहोगे कि वो क्या है? निर्धन है। तो बेसिक जो आवश्यकताएं हैं उपभोग की, अगर वो भी नहीं जुटा पा रही है फैमिली या बच्चा नहीं मिल पा रहा उसको, तो फिर क्या है, वो बच्चा निर्धनता की रेखा के साथ आप उसको लेकर जाएंगे। अब आगे क्या है कि बचपन पर निर्धनता का प्रभाव क्या पड़ता है, निर्धनता होती क्या है, मैंने आपको बता दिया। किस तरीके से आप एक्सप्लेन करोगे, कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़ता है बच्चे पर या फिर बच्चे के बचपन पर अगर वो निर्धन फैमिली से बिलोंग करता है। सबसे पहला तो भावात्मक और मानसिक प्रभाव, उसकी इमोशंस और जो उसका मेंटली जो हेल्थ होती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर आता है जीवन प्रत्याशा कम। जो निर्धन लोग होते हैं उनकी जो जीवन प्रत्याशा होती है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें बैलेंस डाइट, अच्छा खाना नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते। निर्धनता के परिणाम स्वरूप भूख, बीमारी इत्यादि चीज़ें आ जाती हैं। साथ ही साथ बाल हिंसा में बढ़ावा होता है। गरीब फैमिली में अगर बच्चा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो हो सकता है वो हिंसा का भी शिकार हो जाए। विद्यालय शिक्षा को प्रभावित करता है। बिल्कुल, एक निर्धन बच्चा, उसकी जो स्कूल एजुकेशन है उसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 14 साल के बाद जब शिक्षा में पैसे लगने चालू हो जाते हैं तो फिर वो निर्धन बच्चा वहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं कर पाता। फिर असामाजिक व्यवहार का कारण बन जाती है निर्धनता, और आत्मविश्वास को तो कम करता ही है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपकी जेब खाली है, तो कहीं ना कहीं आप जो है लेस कॉन्फिडेंस फील करते हैं, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो ये तो था निर्धनता का। अब जो हमारा टॉपिक है उसमें वैश्वीकरण भी था, ग्लोबलाइजेशन भी था। तो ये क्या होता है इसे भी पढ़ लेते हैं। वैश्वीकरण क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। वैश्वीकरण का तो मतलब ही होता है ना विश्व का एकीकरण, मतलब विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे को प्रभावित करते हों, एक दूसरे की हेल्प करते हों, ये सारी चीज़ें। वैश्वीकरण का मतलब तो समझ आ गया। अब जो हम देखेंगे कि बचपन पर वैश्वीकरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं, और ये जो प्रभाव है ना वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम दोनों पढ़ेंगे। इससे पहले जो निर्धनता का प्रभाव था उसमें हमने सिर्फ नेगेटिव पढ़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता और ना ही किसी किताब में कहीं ये मेंशन है कि निर्धनता का कोई पॉजिटिव असर पड़ता हो बच्चे पे। ठीक है, तो वहाँ पर तो नेगेटिव ही इफ़ेक्ट होगा। अब बात करते हैं वैश्वीकरण के। पहले तो हम पॉजिटिव इफ़ेक्ट पढ़ेंगे फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट में क्या है कि वैश्वीकरण होने से अधिक जुड़ाव और सहयोग होता है।
वैश्विक स्तर का शिक्षण मिल सकता है ना। वर्ल्ड लेवल पे जो एजुकेशन है हम उसे लेकर जा सकते हैं। वैश्विक क्रियाओं से हम अवगत हो सकते हैं कि अदर देशों में क्या क्या टेक्निक्स हैं टीचिंग की, कैसे किया जा रहा है, जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर एजुकेशन को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। टेक्निकल जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। वैज्ञानिकता और दार्शनिकता, ये दोनों चीज़ें भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं अगर हमारा ग्लोबलाइजेशन अच्छे से हो रहा है। तो ये पॉजिटिव हो गए इफेक्ट। अब बात करेंगे नेगेटिव इफेक्ट की। एग्ज़ाम में देखो कुछ भी पूछा जा सकता है कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव बताओ, तो वहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों ही इफेक्ट आपको बता रही हूँ। अब नेगेटिव इफेक्ट में क्या है, बाल मजदूरी और दास प्रथा तो आप समझ वर्ल्ड लेवल पर होती थी, तो आज भी कहीं ना कहीं अंश रह गया है। तो एक देश से दूसरे देश में लोगों को खरीद कर ले जाना और फिर बेच देना, इस टाइप की चीज़ें भी ग्लोबलाइजेशन के जरिए ही हो पा रही हैं। फिर बाल दत्तक ग्रहण करना, फिर है बाल वैश्यावृत्ति, सांस्कृतिक शरण, मतलब जो अपना कल्चर है वो भूलते जा रहे हैं। अपनी अस्मिता का शरण, मतलब जो अपनी खुद की जो अस्मिता है किसी देश की, जैसे इंडिया का ही एग्जाम्पल ले लें तो बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जा रहा है और जो खुद की लैंग्वेज है उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। तो ये चीज़ें जो है नुकसान होती हैं वैश्वीकरण के जरिए। देश की जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी पॉजिटिव बातें हैं, वो कहीं ना कहीं दब कर रह जाती हैं। तो ये हो गए नेगेटिव इफेक्ट। चलिए, तो पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं सेकंड टॉपिक, जो कि रहता है कि करंट इश्यूज रिलेटेड टू एडोलसेंट स्ट्रेस एंड रोल ऑफ द टीचर। तो ये कह रहे हैं कि करंट इश्यूज कौन कौन से हैं। किशोरों के तनाव, मतलब जो किशोर होते हैं हमारे, एडोलसेंट होते हैं 13 से 19 के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए आज के कौन से तनाव के मुद्दे हैं, स्ट्रेस किन वजहों से होता है। और फिर इन्होंने यहाँ पर दे भी रखा है टॉपिक, इंक्रीज इन लॉनलीनेस, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर एंड राइजिंग परमिसिवनेस। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। तो भैया आज के टाइम पर अगर आप सोचो तो एडोलसेंट को किन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो उनके स्ट्रेस का कारण बनते हैं। पहला हो गया जैसे धमकी देना। तो आजकल आप देखोगे बच्चों को, हमें खुद नहीं पता होता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो किससे मिलते हैं, क्या बातें करते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर डाल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे बुलिंग हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता इन चीज़ों का। तो धमकी देना लेना, इस टाइप की जो समस्याएं हैं, इनसे भी उनको स्ट्रेस होता है और वो अपने माता पिता को बता नहीं पाते। फिर है हानिकारक पदार्थों का उपयोग और दुर्व्यवहार। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हानिकारक, जैसे अब आप देखेंगे आजकल एक नया ट्रेंड आपको दिखाई देगा टीनेजर्स के बीच में कि वो वेब, हुक्का और सिगरेट, स्मोक, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये जो हानिकारक पदार्थ है, ये भी, इनसे भी उनको स्ट्रेस होता है। फिर किशोर गर्भावस्था, कि किशोर होते हुए अगर किसी को गर्भधारण हो जाए या ऐसी कोई बात हो जाए, पर्सनल इशू हो जाए, तो ये भी कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस देता है। यौन संचरित रोग, अगर कोई गुप्त रोग हो जाए और वो शेयर भी नहीं कर पाते फैमिली से, फ्रेंड से, तो ये भी उनके स्ट्रेस का रीज़न बनता है। ये हम आज के मुद्दों की बात करें, कॉन्करेंट यानी कि समकालीन जो मुद्दे हैं। फिर अवसाद और आत्महत्या, बहुत ज़्यादा डायलेमा हो जाता है, उन्हें स्ट्रेस हो जाता है, सुसाइड तक जो है बच्चे पहुँच जाते हैं। प्रेरित इंटरनेट उपयोग, तो इंटरनेट वाला तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जो है बच्चे पे कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़्यादा पड़ रहा है, ये भी आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहता है कि इसमें टीचर का रोल क्या है। फिर अगर बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, टीनेजर्स को, तो टीनेजर के लिए टीचर के क्या उत्तरदायित्व हैं, किस तरीके से टीचर को रोल प्ले करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। तो क्या रोल है भाई, वो क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी और किशोरों से मित्र भाई बातचीत। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्वर्सेशन होना, क्योंकि अगर हम बात ही नहीं करेंगे तो हमें बात पता कैसे चलेगी। तो टीचर जो है अपना रोल प्ले करता है कैसे, एक फ्रेंड की तरह अगर हम अपने टीनेजर बच्चों से बात करें तो शायद हम उनके स्ट्रेस का कारण और फिर उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाएंगे। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हानिकारक पदार्थों की हानियों से अवगत कराएं। बच्चों को बताएं कि भाई ये जो चीज़ें आप नेगेटिव यूज़ कर रहे हो, इनके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं लिमिट बना लें कि इससे ज़्यादा हमें कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी, या जो नेगेटिव चीज़ें, हानिकारक चीज़ें हैं, उससे हमें दूर रहना है, क्योंकि हमें पता है इसके क्या क्या नुकसान है।
फिर सकारात्मक व्यवहार, हम टीचर्स को क्या करना है, अपने स्टूडेंट्स के साथ पॉजिटिव बिहेवियर रखना है ताकि हम ही उनके दुश्मन ना बन जाएं। कल को पता चले कि टीचर ही बच्चे का दुश्मन बन गया है। पॉजिटिव बिहेवियर होना ज़रूरी है, उसको लगना चाहिए बच्चे को कि हाँ भाई हम उनका भला चाहते हैं, हम भी उनके दोस्त हैं, उनकी तरह हैं। परिवार से बातचीत, टीचर का ये भी उत्तरदायित्व है कि वो परिवार को, फैमिली को भी मार्गदर्शन दे इस चीज़ में कि वो बच्चों से बातचीत करें, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका फ्रेंड सर्कल, इन सब के बारे में जानें। अभी प्रेरित करना, मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि टीनेजर्स में ना एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें लगता है मैं ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगी, ये भी कर लूँगा। तो एनर्जी को सही जगह लगाने के लिए मोटिवेशन देना कि हाँ बेटा देखो इन्होंने ये किया, इस एज में इन्होंने ये प्राप्त कर लिया, सक्सेस हासिल कर ली, तो इस तरीके से हम उनकी एनर्जी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। रुचियाँ जागृत करना, टीनेजर्स के अंदर हम उनके इंटरेस्ट को अगर डेवलप करें तो कहीं ना कहीं वो अपना उनकी जो क्षमता है, जो उनका पैशन है वो बाहर ला सकते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा जो है रोल है टीचर का। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। अगला टॉपिक है इश्यूज इन, हाँ जी, तो जो हमारा नया टॉपिक है वो इश्यूज इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, ये देखो मार्जिनल क्या होता है, अगर आपने ये पढ़ी हो या फिर मार्जिन, आप जब नोटबुक पर कुछ लिखते हो तो आपने देखा होगा कि कॉपी के साइड में आप मार्जिन छोड़ देते हो, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हो, जिसे हाशिया बोलते हैं हिंदी में। तो इसके इश्यूज बताने हमें, अंतर और विविधता के हाशिएकरण के मुद्दे, कि अंतर और विविधता के कारण जो मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं जिसकी वजह से हाशिएकरण मतलब साइड होती जा रही है, कोई क्लास है या कोई वर्ग के लोग हैं या कुछ बच्चे जो हैं वो साइड होते जा रहे हैं। तो किस बेसिस पर होते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं वो देख लेते हैं। तो मुद्दे तो क्या हैं कि भाषा के आधार पर हो सकता है ये, एक क्लास में सभी बच्चे अगर इंग्लिश बोल रहे हैं और 2 बच्चे हिंदी, तो कहीं ना कहीं वो 2 बच्चे मार्जिनलाइजेशन का शिकार हो रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर धर्म के आधार पर हो सकता है ये, जनजाति के आधार पर लिंग, विकलांगता और संस्कृति। तो ये सारे बेसिस हैं, मुद्दे हैं जिनके बेसिस पर हाशियाकरण हो सकता है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है समाधान पढ़ना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है कि एक तो मुद्दे बताओ और फिर इसका समाधान क्या है, ये भी आपको, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो पता होना चाहिए। तो समाधान क्या है, विविधता एक अवसर। टीचर को देखना चाहिए कि जो डाइवर्सिटी हो रही है ना, उसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। ये नहीं कि अगर मेरी क्लास में 2 अलग अलग लैंग्वेज बोलने के बच्चे हैं तो वो मेरे लिए टास्क है ना, मुझे देखना चाहिए कि वो मेरे लिए अच्छी, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी को हिंदी आती है तो मैं इंग्लिश सिखाऊंगी, इंग्लिश आती है तो हिंदी, और इस तरीके से दोनों बच्चों को 2 लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो हमें अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। समावेशी समूह निर्माण, जब भी हम कोई टीम वर्क कराएंगे तो ऐसा टीम बनाएंगे जिसमें हर तरह के बच्चे शामिल हों और वो इक्वालिटी को देख पाएँ। सहयोगी वातावरण, एक दूसरे की हेल्प करते हो, सभी बच्चे अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे से हेल्प करते हो, एकता हो उनमें, यूनिटी हो। फिर सीखने के नए अवसर देंगे सभी को, समावेशी पाठ्यक्रम होगा और लचीली विधियाँ, ताकि हर तरह के बच्चों के लिए मैं अपनी विधि को उसी अकॉर्डिंग चेंज कर सकूँ। तो ये सारा क्या है, समाधान है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है चिल्ड्रन लिविंग इन अर्बन स्लम्स, सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स, मेजर्स टू ब्रिंग इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट इन देयर स्टेटस। तो बात कर रहे हैं हम क्या, अर्बन एरियाज़ में जो स्लम्स होते हैं ना, झुग्गी झोपड़ी, वहाँ के बच्चे, स्पेशली गर्ल्स की बात करेंगे तो शहरी झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। कौन होते हैं ये बच्चे, देखिए शहरों में ज़्यादा भीड़ भाड़ और कम सुविधाओं के साथ जीवन जीते हैं ये लोग। भीड़ ज़्यादा होगी जब आप ऐसे स्लम एरिया में जाएंगे और इनके पास सुविधाएं कम होंगी, आसपास स्कूल नहीं होगा, साफ़ सफाई नहीं होगी, बिजली का अच्छा नहीं होगा और बिल्डिंग्स अच्छी नहीं होंगी, सड़क, गलियाँ, नालियाँ, कुछ भी आपको ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। क्या समस्याएँ होती हैं इन्हें, क्योंकि साफ़ सफाई नहीं है तो सबसे पहले क्या है, इस स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम इनको हो जाती है। भेदभाव होता है, अनुचित वातावरण होता है, नकारात्मक इन्हें ग्रुप मिल जाते हैं और फिर बाल मजदूरी भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो समाधान क्या है भाई, हम कैसे ठीक करें। सबसे पहला शैक्षिक अवसर, एजुकेशन जो है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर हम एजुकेशन उनको अच्छे से देंगे तो कल को वहीं से बड़े बड़े बच्चे, मतलब हमारे बहुत ही देश के भी आज के लिए अच्छे अच्छे बच्चे निकल कर आ सकते हैं।
हैं। बेहतर सुविधाएं दें क्योंकि उन पे सुविधाएं नहीं है। पुनः संरचना करवाएं उनकी। स्वयं सेवकों इस समूह जो होते हैं, NGO वगैरह जो होते हैं वो हो, ताकि वो खुद से काम करें उन बच्चों के लिए। और बेहतर सरकारी नीतियाँ भी जो हैं सरकार को लेकर आनी चाहिए। अब बात करते हैं सामाजिक वंचित बालिकाओं के लिए, ऐसी लड़कियां बालिकाएं जो समाज से वंचित हो गई हैं। तो समाज में किसी न किसी रूप में अवसरों की असमानताएं हम देख पाते हैं, जहां बॉयज़ को तो मिल जाती है लेकिन गर्ल्स हमारी पीछे रह जाती हैं। समस्याएं क्या हैं? बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। स्लम्स एरिया में जहाँ एजुकेटेड नहीं होते लोग, वो तो अभी भी यही सोचते हैं कि बॉय ही जो है घर को चला सकता है या फैमिली को आगे बढ़ा सकता है। लिंग भेदभाव आपको मिल जाएगा, असमान आय मिल जाएगा कि सेम काम के लिए बॉय को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और फीमेल को कम पैसे मिल रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज है हमारा, ये तो आप जानते ही हैं। और शिक्षा से भी वंचित हो जाती हैं स्त्रियाँ क्योंकि वो स्त्री हैं। तो समाधान क्या है? साथ ही साथ मैं सभी समस्याओं के साथ ही साथ समाधान दे रही हूँ क्योंकि पेपर में ना क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरीके से आता है। क्वेश्चन जो बड़े वाले आते हैं लॉन्ग आंसर्स, वहाँ पे साथ में समाधान पूछते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको वहाँ हेल्प करेंगे आंसर बनाने में। समाधान क्या है? जागरूकता अभियान चलाएं, जागरूक करें लोगों को कि भाई स्त्रियां भी कर सकती हैं, जो बॉय कर सकते हैं, घर को चला सकती हैं और आज तो कर ही रही हैं सारी स्त्रियां, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा पर बल दें, उनकी सरकारी नीतियां बनाएं, सरकार अच्छी अच्छी योजनाएं लाएं, गर्ल्स के लिए खासकर बेहतर वातावरण दें और सामाजिक जागरूकता भी होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स, प्रैक्टिसेस ऑफ चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम द क्रैशेज, चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज। तो यहाँ पे उन बच्चों की बात कर रहे हैं हम कि बच्चों को किस तरीके से पाला जाएगा और अनाथालय में रहने वाले बच्चे या जिनके मदर फादर नहीं होते उन बच्चों की भी बात हम आगे करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे माता पिता से अलग और अनाथालय में जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण किस तरीके से अच्छा या बेहतर किया जा सकता है। तो सबसे पहले सरकारी नीतियों का लाभ, जो भी गवर्नमेंट नीतियां बनाती हैं ऐसे बच्चों के लिए जिनके मदर फादर नहीं हैं या फिर वो ऑर्फनेज में रहते हैं, तो उनका अच्छे से अच्छा लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सहयोगी और बेहतर कार्य सदस्य होने चाहिए, जो भी ऑर्फनेज के मेंबर होते हैं, स्टाफ होते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का जाँच करवाना चाहिए और विभिन्न गतिविधियाँ भी उनको करवानी चाहिए ताकि वो बच्चे भी आगे बढ़ सकें, पढ़ाई कर सकें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। अगला जो टॉपिक है वो है स्कूलिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पीयर इन्फ्लुएंसेस, स्कूल कल्चर, रिलेशनशिप विद टीचर, टीचर एक्सपेक्टेशन एंड स्कूल अचीवमेंट, बीइंग आउट ऑफ द स्कूल ओवर एज लर्नर। तो क्या क्या पढ़ना है? विद्यालय, उस अंदर समूह प्रभाव क्या होता है, विद्यालय की संस्कृति, शिक्षक के साथ संबंध और शिक्षक की अपेक्षाएं और उपलब्धियाँ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें अगर समूह प्रभाव की, तो ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकते हैं। समूह का मतलब होता है पीयर ग्रुप, जिसमें बच्चा रहता है, तो उनका इम्पैक्ट आप देखोगे वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव देख लेते हैं। क्या होता है अगर बच्चों का जो ग्रुप है ना, जिनके साथ वो रहते हैं, वो जो 4-5 जनों का ग्रुप होता है, उनमें या तो वो अच्छे हुए तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा, बुरे हुए तो बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो ग्रुप में अगर 5 बच्चे बेकार हैं तो वो एक सुधरा हुआ बच्चा सुधरा हुआ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। तो क्या क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं? तो होता है समय का दुरुपयोग, बातें कर के अपना सारा टाइम बच्चे वेस्ट कर देते हैं। अनुशासन भंगता, जब ये साथ में होते हैं तो डिसिप्लिन क्या होता है इन्हें नहीं मालूम, ये सारे रूल्स को तोड़ना ही अपना धर्म समझते हैं। फिर होता है रैगिंग करते हैं, जो उनसे कमज़ोर बच्चे हैं उनकी। विद्यालय की संपत्ति का ह्रास करते हैं, ये पता ही होगा आपको, बेंच तोड़ दिया, कभी पंखा तोड़ दिया, कुछ भी कर दिया मिलके। आक्रामक व्यवहार करते हैं, लड़ाइयाँ आपस में करना, थोड़ी सी भी बात ये सह नहीं सकते, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। बात करें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, तो ऊर्जा का उचित उपयोग, मान लीजिए अच्छा ग्रुप मिल गया तो सभी मिल के किसी काम को कर रहे हैं, अच्छा यूज़ कर रहे हैं अपनी एनर्जी का। अभिप्रेरणा, हम उन्हें मोटिवेट करें तो मोटिवेट वो दूसरे को भी करते हैं। सामूहिक कार्य, टीम वर्क करवाया जा सकता है इन बच्चों से, समय का सदुपयोग कराया जा सकता है और रचनात्मक क्रियाएँ, एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम करवा सकते हैं।
अब देखते हैं स्कूल संस्कृति क्या है। तो स्कूल संस्कृति किसी भी स्कूल के वो विश्वास, मूल्य और परंपरा या फिर व्यवहार होते हैं जो उस विद्यालय के संचालन और विद्यार्थियों के सीखने को प्रभावित करते हैं कि कोई स्कूल के वैल्यूज़ क्या क्या हैं, उसमें कौन से रूल्स माने जाते हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है बच्चे में। अगर स्कूल है जहाँ पर बहुत अच्छे हैं, वहाँ के डिसिप्लिन अच्छा है, रूल्स अच्छे हैं, स्ट्रिक्ट है स्कूल, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं डिसिप्लिन्ड होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट है शिक्षकों के साथ संबंध, टीचर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है देख लीजिए। सकारात्मक विद्यालय पर्यावरण की आवश्यकता होती है। अगर एक पॉजिटिव विद्यालय का पर्यावरण होगा तो टीचर पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये ज़रूरी भी है कि स्कूल में अच्छा सा वातावरण हो ताकि सभी टीचर जो है वो भी अपनी जो उनकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। स्कूल के प्रति प्रेम बढ़ता है अगर स्कूल का वातावरण अच्छा होता है, वहाँ के रूल्स, वहाँ के प्रिंसिपल, स्टाफ अगर ये लोग अच्छे होते हैं तो अभी प्रेरणा, मोटिवेशन बढ़ता है टीचर के अंदर, टीचर पे इम्पैक्ट पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है कि नहीं, अब मैं इस स्कूल में हूँ तो मुझे इसी स्कूल के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, वैल्यूज़ डेवलप करने हैं। आरामदायक वातावरण, स्वच्छ माहौल, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं किसी भी टीचर पर अगर वो किसी नए स्कूल में पढ़ाने जाती हैं। शिक्षक की अपेक्षाएं और विद्यालय की उपलब्धियाँ, तो शिक्षक की क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं देखिए जब वो टीचर उस स्कूल में जाता है। तो छात्रों का व्यवहार अच्छा हो उनके प्रति, छात्रों का प्रदर्शन अच्छा हो। ये स्कूल को क्या अपेक्षाएं होती है टीचर से कि वो टीचर अपने स्टूडेंट को ऐसे तैयार करे कि उनका बिहेवियर अच्छा हो, उनके जो मार्क्स आएँ या जो वो भी काम करें वो सब अच्छा हो, विद्यालय सेवाएं अच्छी हों, उपलब्धि यानी मोटिवेटेड हों, पॉजिटिव फीडबैक मिले, वांछनीय परिवर्तन मतलब जो परिवर्तन आने चाहिए ऐसे परिवर्तन आए, प्रगति हो, प्रोग्रेस हो बच्चे का। यही जो होती है अपेक्षाएं होती हैं किसी भी टीचर से। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओवर एज लर्नर यानी वयस्क विद्यार्थी। तो ये वो व्यक्ति होता है जो अपने सामान्य उम्र के विद्यार्थी से अधिक उम्र का हो और सीखने के रूप में शामिल हो। जैसे क्लास में होते हैं ना कुछ बच्चे जिनकी एज तो ज़्यादा होती है लेकिन वो होते छोटी क्लास में है, तो इनको चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं। पारिवारिक माहौल, एक तो परिवार में उन्हें ताने मिलते रहते हैं कि इतना बड़ा हो गया इसी क्लास में पढ़ा है। समय की कमी होती है उनके पास क्योंकि उन्हें अदर काम भी करना है क्योंकि वो बड़े हैं। अन्य कार्य का बोझ भी होता है, टेक्निक बदलाव हो जाता है तो वो पिछली टेक्निक के अकॉर्डिंग पढ़ना चाह रहे हैं जबकि लोग आगे बढ़ चुके हैं। सहयोग की कमी होती है, इनको सहयोग ज़्यादा मिल नहीं पाता क्योंकि वो ओवर एज हो जाते हैं। देखिए लास्ट टॉपिक है ये वाला, अंडरस्टैंडिंग नीड एंड बिहेवियर प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें वो मैं आपको बता देती हूँ। बालकों और किशोरों के व्यवहारात्मक समस्याएं और आवश्यकताएं की समझ मतलब समझना क्या है वो चीज़ें। तो समकक्ष सहपाठी के साथ कौन सा व्यवहार होगा उनका, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं मिल पाती। एक तो क्या हो सकता है सहयोग ना मिलना, मान लो उनका जो क्लासमेट है वो सहयोग ना कर रहा हो बच्चे को, धमकाना, चिढ़ाना, मानसिक प्रताड़नाएं, प्रतियोगिता वाली भावना कि इसके ज़्यादा नंबर क्यों आ रहे, मेरे कम क्यों आए, जलन की भावना, लिंग भेदभाव, हनन, नशीले पदार्थों की आदत, बुरी आदतें, ये सारी जो व्यवहार की समस्याएं हैं वो हो सकती हैं। अब देखिए फिर साथ ही साथ मैं समाधान भी बता देती हूँ। हमें क्या करना चाहिए कि जागरूक अभियान चलाने चाहिए, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, पॉजिटिव माहौल प्रदान करना चाहिए, उन्हें कोई ना कोई स्किल सिखाओ, समय का सदुपयोग करना सिखाओ और ऊर्जा का उचित उपयोग, ये जो एनर्जी है वो उनका पॉजिटिव यूज़ कर सके, कहीं अच्छी जगह लगा सकें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक चेंजेस ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट एज। तो बात यहाँ पे किस की करनी है हमें, किशोरों पर भूमंडलीकरण, नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव। तो भूमंडलीकरण का तो हमने पढ़ ही लिया पहले, पीछे जो हमने वैश्वीकरण का पढ़ा था, सेम ही चीज़ें रहेंगी, फिर भी हम यहाँ पर अब देख लेते हैं इन तीनों का एक साथ कि क्या प्रभाव पड़ता है इन तीनों का। तो क्या है देखो, नगरीकरण और आर्थिक बदलाव के संदर्भ में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि वैश्वीकरण वाला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है वैज्ञानिक शिक्षा पर बल, जैसे जैसे टेक्निक में चेंजेस होता है तो साइंटिफिक लैंग्वेज जो है या फिर जो साइंस है विषय उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हो सकते हैं।
शिक्षा का महत्व और प्रयोग किया जा सकता है, शिक्षा को कौशल से जोड़ा जा सकता है, अधिकारों से अवगत कराया जा सकता है बच्चों को, लाभों की स्पष्टता हो सकती है कि क्या क्या उनके लिए फ़ायदे हैं, सरकारी नीतियों का लाभ उठाया जा सकता है और स्वयं सेवा जो समूह होते हैं, NGOs होते हैं, उनकी भी मदद ली जा सकती है। तो ये था आपका ऑल ओवर यूनिट 4 और ये लास्ट यूनिट था आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का B.Ed। अब फर्स्ट ईयर हम कर रहे हैं और यहाँ पर आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पूरा सिलेबस यूनिट 1 से लेके 4 तक कंप्लीट हो गया है। तो बस आप ये 4 वीडियोस देख लो और आपका जो ये वाला पेपर है वो बिल्कुल सॉर्टेड है, ठीक है। इनमें से आपका 100% पेपर हो जाना है, ये गारंटी है।